इंद्रधनुष्य 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 इंद्रधनुष्य. नमस्कार श्रोते हो, इंद्रधनुष्यच्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये मी मीरा तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. नमस्कार युवक दोस्तांनो, इंद्रधनुष्यच्या युवा रंग या मालिकेमध्ये मी मीरा तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. युवक दोस्तांनो, आज UPSC परीक्षाबद्दल आपण थोडक्यात माहिती जाणून घेणार आहोत. पण नेहमीप्रमाणेच UPSCची तयारी किंवा त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या स्ट्रीम्स असतात याबद्दल नाही, तर अगदी सामान्यातला सामान्य माणूससुद्धा ही परीक्षा कशी देऊ शकतो याबद्दल, त्याची सायकोलॉजी कशी असावी याची माहिती करून घेणार आहोत. विषय इंटरेस्टिंग वाटतोय ना? चला तर आजच्या या मुलाखतीला सुरुवात करूया. आजच्या या मुलाखतीसाठी आज आपल्या आकाशवाणी रत्नागिरीच्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत कस्टम आणि एक्साईडचे उपायुक्त IRS अमित नायक सर. त्यांच्याशी बातचीत करणार आहेत आकाशवाणीचे योगीराज बच्चे सर आणि मी मीरा. चला तर मुलाखतीला सुरुवात करूया. नायक सर, तुमचं आकाशवाणीच्या स्टुडिओमध्ये मनापासून स्वागत. थँक्यू मीराजी, थँक्यू योगीराजजी. मला आमंत्रित केल्याबद्दल मी तुमच्या आभारी आहे. सर, UPSCची तयारी तुम्ही कधीपासून सुरू केली? मीरा जी देखिए, जब मैं कभी कभी सोचता हूँ, मुझे लगता है कि UPSC की तैयारी मैंने बचपन से ही शुरू की होगी. हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं तैयारी कर रहा था. बाद में पता चला कि बहुत सारी चीजें थी जो मैंने बचपन में की, जो एक तैयारी के दौर पे मुझे आगे जाके मदद की है. लेकिन अगर आप सिर्फ एग्जाम के तौर से सोचते हैं, मैंने बहुत लेट UPSC की तैयारी की. मैंने इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मैंने MBA भी किया था अहमदाबाद से. उसके बाद मैं करीब 8 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे कंपनीज में अलग अलग पोजीशंस पे काम भी किया. करीब 8-9 साल बाद पूरा प्राइवेट सेक्टर देखने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी करूंगा. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ काफी लेट मैंने स्टार्ट किया, और भगवान के कृपा से, मेरे दोस्तों की मदद से, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से मैंने उसको दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर में कर सका. श्रोत्यांनो, तुम्हाला सांगायचं आहे की सर हिंदी भाषिक असल्यामुळे आपण द्विभाषिक मध्ये मुलाखत घेणार आहोत. मीराच्या प्रश्नानंतर माझा एक प्रश्न आहे सर, की तुमचं बालपण आणि तुम्ही नेमके कुठले? योगीराज जी, मैं वैसे कोंकण का ही हूँ. महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे कर्नाटका में एक गांव है उडुपी. मैं उडुपी का हूँ. मैं पैदा हुआ था मंगलूर जिले में, और मेरी पढ़ाई और जो मेरा यूथ है ये मैंने बेंगलुरु में निकाला. जी सर, तुम्ही सुरुवातीला एक उल्लेख केलात की लहानपणापासूनच UPSCची तयारी मी अगदी नकळतपणे सुरू केली. तर आजच्या जे पालक वर्ग आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा हे कीच उपयोगाचं ठरेल की ती तयारी त्यांच्या मुलांकडनं किंवा नकळतपणे करून घेणी तयारी म्हणजे नक्की काय, त्या तयारीमध्ये काय काय गोष्टी समावल्या आहेत? मीरा जी, मैं इसको एक थोड़ा से अलग तरीके से इसका एक रिप्लाई मैं दे दूंगा. देखिए, हम आज के डेट में सोशल मीडिया में कहीं सारा वीडियोस और गाइडेंसेस इस तरीके से हमें मिलता है. तो जो एस्पिरेंट्स है, जो पहली तैयारी कर रहे हैं, इन सबको ये चीज़ बहुत फ़ायदा देती है. लेकिन मैंने देखा कि एक गैप है कि कहीं पर भी ऐसे मैंने कहीं पर कंटेंट नहीं देखा जो बताता है कि ये प्रिपरेशन का माइंडसेट क्या होना चाहिए. और आपका सवाल मुझे लगता है कहीं पर उसी चीज़ को पूछ रहा है. तो अगर आप इजाज़त दें मुझे, तो मैं थोड़ा इसके बारे में विस्तार में बताना चाहूँगा. जी जरूर. देखिए, मैं सोचता हूँ कि कोई भी आदमी ज्ञान कैसे वो प्राप्त करता है, कोई भी वो ज्ञान हो, वो UPSC का ऐसे में नहीं बोलो, किसी का भी किसी चीज़ का ज्ञान हो. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ. बचपन में जब भी कुछ भी अलग मुझे दिखता था, जैसे बहुत छोटा था, जब बारिश आती थी, तो मेरे एक मामा थे, उनको पूछता था कि ये होता कैसे है, ये बारिश कैसे आ गई. मेरे मामा बोलते थे कि ऊपर भगवान है, वो गुस्सा आ गए या फिर वो रो दिया तो इसीलिए बारिश आ गई. तो हर चीज़ का उनके पास एक जवाब होता था. तो मुझे लगता था कि मेरे मामा जी को तो सब कुछ आता है. थोड़े साल गुजरे, मैंने भी स्कूल में गया, पढ़ाई लिखाई की, तब मुझे लगा कि मामा जी को कुछ नहीं आता. उसके बाद 10-15 साल और बीते, एक मैच्योरिटी सा मेरे में आया, और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मामा जी को सब कुछ आता है. मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत चीज़ें बचपन से सीखते हैं. जो सच्चाई है वो वही होती है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया और समझने का नज़रिया
ये बदलता रहता है। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज सब जो हमारे लिसनर्स है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपके बचपन से आज तक आपने बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं। आप आज के दिन में जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपने आधा तैयारी कर ली है, अभी जो बचा आधा है बस। तो इस कॉन्फिडेंस से मैं आगे बोलना चाहता हूँ। देखिए, बचपन में हमें ये भी बोला जाता है, आज भी हम बोलते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगर मैं आज योगीराज जी आपको पूछूं कि ये बात क्या सच है, तो आप बोलोगे नहीं, सन ना राइज होता है ना सेट होता है, सन वही का वही रहता है, धरती घूमती है। तो बात ये है कि वो भी सच है और ये भी सच है, सच्चाई बदली नहीं, देखने का नजरिया बदल गया। तो ये किस तरीके से हम इस चीज को समझे, एम्पिरिकल फैक्ट्स जो हमें आंखों देखी वो फैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले कोई भी आदमी फैक्ट्स को सीखना शुरू कर देता है। फैक्ट्स सब जब एक आदमी को आता है, उसके बाद वो उसका एनालिसिस वो करना शुरू करता है, और एनालिसिस करने के बाद उसको एक ओपिनियन बनता है उसका। तो ये होता है किसी भी एक इंसान का समझदार बनने का जो एक रास्ता है, एक जो डायरेक्शन है, ये लगभग यही होता है। दूसरी चीज, हम अपना पर्सनालिटी, व्यक्तित्व हम कैसे डेवलप करते हैं, वो बनता कैसे है। मुझे लगता है कि वो दो चीज़ों से बनती है। एक, जो हमारे दोस्त है जिनसे हम बातें करते हैं, इंटरैक्शन जो कहते हैं, वाद विवाद जो होती है, इससे एक पर्सनालिटी बनना शुरू होती है। और दूसरा, जो सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, इसको कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये रॉबर्ट मर्टन, एक सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने कहा था। तो उन्होंने ये कहा था कि जब कोई इंसान कुछ एक चीज़ वो बनना चाहता है, बनने से पहले वो उसी तरीके से बर्ताव करता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशंस में मैंने कई दोस्तों को देखा है जो प्रिपरेशन के दौरान जब भी हम फ़ोन रखते थे, वो हमें बाय नहीं कहते थे, वो जय हिंद कहते थे। और जैसे जब वो ऐसे बोलते थे तो उनको खुद अंदर से लगता था कि वो ऑफिसर है, वो अभी तक बने नहीं है, लेकिन कहीं पर वो क्वालिटी वो ऑलरेडी अपने में लाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस काफ़ी समय तक चलता है, 15-20 साल वो चलता रहता है, और ये सब आपको एक ऑफिसर धीरे धीरे बना रहा है। अब बात है कि ये जो आप बने हैं, इसको कैसे लास्ट माइल पे हम फाइन ट्यून करें, हमारा तैयारी हम पक्की कैसे करें, और जो हम सोच रहे कई सालों से या ना भी सोच रहे, ये हम कैसे बने। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ जिंदगी का उसूल नहीं है, ये यूपीएससी का भी है। आप यूपीएससी का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले यूपीएससी कहता है कि आप प्रीलिम्स लिखो, हमें जानना है कि आप जानते कितना हो। उसके बाद यूपीएससी बोलता है कि अभी आप मेंस लिखो, हमें देखना है कि जो आप जानते हो आपको समझ में क्या आया उसमें, इससे आपने क्या, उसका तत्व आपने क्या निकाला। और उसके बाद यूपीएससी कहता है इंटरव्यू, तो बोलता है कि जो आपने ये तत्व निकाला उससे आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में। तो जो जिंदगी का एक हमारा फेज है, उसी तरीके का यूपीएससी का भी फेज है। तो मैं सबसे पहले सब हमारे लिसनर्स को बोलना चाहता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम से डरना नहीं है। जैसे ज़िंदगी है वैसे ही यूपीएससी है। जैसे कोई भी एक अच्छा नागरिक बनता है, वैसे एक अच्छा यूपीएससी एस्पिरेंट भी बनता है। बिल्कुल। श्रोतेहो, कुठेही जाऊ नका, आम्ही आलोच एका छोट्याशा म्युझिकल ब्रेकनंतर. आकाशवाणी रत्नागिरी, तुम्ही ऐकत आहात कस्टम आणि एक्साईडचे उपायुक्त IRS अमित नायक यांची मुलाखत. सर, इस बात में आपने बोला कि ओपिनियन बनता है, उसी से कैंडिडेट बनता है, तो आपके हिसाब से आइडियल कैंडिडेट क्या है? ठीक है योगीराज जी, देखिए ओपिनियन हमेशा सही या गलत नहीं होता। तो किस तरीके का ओपिनियन से एक कैंडिडेट आइडियल होता है वो हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान और उसके बाद सर्विस के दौरान जो जूनियर ऑफिसर्स आते रहते हैं ट्रेनिंग में, मैं उनको देखता हूँ, तो कभी कभी लगता है कि ये दो चीज़ें हैं जो एक अच्छे कैंडिडेट को एक आइडियल कैंडिडेट बना देता है। मतलब
एक अच्छा कैंडिडेट वो जिसने, हमने शुरुआत से बोला, जिसने अच्छे से सीखा है, एनालाइज किया है, अपना एक दृष्टिकोण उसने बनाया है, वो एक अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन ये कैंडिडेट आइडियल कब बनता है? ये आइडियल तब बनता है जब उसमें एक क्षमता आती है कि एक बहुत कठिन प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से देख सके। हर सवाल एक प्रॉब्लम है और उसको आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक मुश्किल प्रॉब्लम का बहुत छोटे सिंपल हिस्से होते हैं, कैसे आप हर हिस्से को अलग देख सकते हो और कैसे हर एक हिस्से को आप सॉल्व कर सकते हो। ये मुझे लगता है जिसको ये कैपेबिलिटी आई, सबसे पहले वो एक बहुत आइडियल कैंडिडेट है। और दूसरी बात मैंने देखा है कि एक डिफरेंस जो एक आइडियल और एक अच्छे कैंडिडेट में है वो ये है कि हर एक इंसिडेंस, हर एक चीज के पीछे दो चीजें होती है। एक लेटेंट कहते हैं हम लोग और एक मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट वो होता है जो आपको दिख रहा है, जो आपने पढ़ा, जो काफी सिंपल है समझने में। और लेटेंट वो होता है वो जो सामने है नहीं लेकिन फिर भी आपको समझा। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, धार्मिक प्रोसेशंस, इस तरीके से गणेश पूजा। तो कई लोग इसको कैसे देखते हैं कि ये एक धार्मिक अवसर है, हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, हम उनका पूजा करते हैं, हमें शक्ति मिलती है। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि एक सिविल सर्वेंट स्पेशली जब वो फील्ड में है तो वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखता इस चीज को। वो इसको ऐसे देखता है कि ये एक अवसर है समाज को साथ में लाने का। इससे गणेश जी का पूजा तो हो रहा है लेकिन समाज भी एकजुट हो रहा है। ये इसका एक लेटेंट फंक्शन है जो दिख नहीं रहा लेकिन हो रहा है। तो जो लोग इस तरीके से एक प्रॉब्लम को देख सकते हैं वो आइडियल कैंडिडेट बन जाते हैं। ओके सर, अभी आपने आइडियल कैंडिडेट के बारे में बताया, पर शुरुआत में भी आपने जिक्र किया था कि साइकोलॉजी, इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब यूपीएससी परीक्षा दे रहे तो एक एस्पिरेंट की साइकोलॉजी कैसे रहनी चाहिए? देखिए, एस्पिरेंट हमेशा एक एग्जाम पास करने के लिए आए हैं। सबसे पहले एस्पिरेंट को ये सोचना चाहिए कि मेरा अभी लक्ष्य है ये एग्जाम पास करना, मेरा लक्ष्य अभी समाज बदलना नहीं है, उसके लिए समय है। उसके लिए मुझे सबसे पहले एक पड़ाव पार करना है और सिर्फ अपना टारगेट सिर्फ वो पड़ाव है। कई लोग काफी आगे सोचना शुरू कर देते हैं और जब आप आगे सोचते हो कहीं ना कहीं जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो असली लक्ष्य है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चूक जाता है। तो ये मैं बोलता हूँ कि उनका एक साइकोलॉजी होना चाहिए। मैं आपको कह सकता हूँ कि एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है जो हर एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी में, आपको फायदा देता है। मैं बस आपको फ्रेम बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक उदाहरण के जरिए। देखिए, एथिक्स का एक पेपर है, बहुत ही अच्छी पेपर है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको लाया है। तो वो सवाल कुछ भी हो सकता है, उसका कोई खास हम सिलेबस भी नहीं कह सकते। सिलेबस है लेकिन एथिक्स जैसे सब्जेक्ट का क्या सिलेबस हो सकता है? तो उस सिचुएशन में आपको यूपीएससी पूछता है कि अलग अलग आपको सिचुएशन में डालता है और वो पूछता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि इस पेपर का कोई तैयारी नहीं हो सकती पढ़ के, ये माइंडसेट की तैयारी थी। तो सारा कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगा तीन चीजें, किसी भी सवाल में, किसी भी यूपीएससी का प्रश्न में आपको तीन सवाल आपके दिमाग में लेना है और अगर आपको तीनों सवाल का जवाब हाँ मिलता है तो फिर आपका जवाब कहीं ना कहीं सही होगा। जैसे सबसे पहले आप एथिक्स पेपर योगीराज जी ने भी बिल्कुल देखा हुआ है। तो आपको अलग अलग सिचुएशन में, जैसे आप कहीं के कलेक्टर है, कहीं के डिप्टी कमिश्नर है और कुछ एक घटना हो जाती है, आपके दोस्त के साथ कुछ होता है, किसी बुजुर्ग इंसान के साथ कुछ हो जाता है, आप उस वक्त क्या करोगे? तो हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं, हम एक कॉमन मैन की तरफ सोचना हम शुरू करते हैं। और मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंस एक कॉमन मैन, एक गवर्नमेंट सर्वेंट और एक सिविल सर्वेंट में कैसे एक वो डिफरेंशिएशन शुरू होता है, मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि कोई भी सवाल आपको कोई पूछे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं उसके साथ वही करूंगा जो मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ भी करे। इसको बहुत सुंदर से मैं आपको बोल सकता हूं, आप चाहे तो भगवत गीता खोल के देखिए, आप कोई भी वेद खोल के देखिए, आप कोई भी कुरान खोल के देखिए, आप बाइबल खोल के देखिए, आप कहीं से भी देखिए, सर्वधर्म एक ही कहता है, डू ऑन टू योर सेल्फ
व्हाट यू वांट अदर्स टू डू टू यू। जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बर्ताव करें, हमेशा आप वैसे ही बर्ताव करें। तो आपको पहला सवाल है कि क्या जिस तरीके से मैं करने वाला हूं एक्शन, क्या अगर सामने मैं होता तो क्या मैं चाहता कि मेरे साथ भी वही हो? सबसे पहला सवाल है। लेकिन उससे बात नहीं बनती। आपको दूसरा सवाल कभी हाँ चाहिए। वो दूसरा ये है कि अगर वही सिचुएशन दोबारा आए, किसी दूसरे के साथ आए, आज बुजुर्ग है, कल वो बच्चा है, कल कोई और है, किसी के साथ भी हो, क्या दोबारा मैं वही चीज दोहरा सकता हूं? अगर हर बार मैं वो दोहरा सकता हूं, चाहे मेरे सामने जो हो, उसका आंसर अगर हाँ है, तो शायद जो मैं एक्शन लेने वाला हूं वो सही है। और आखिर में जो भी मैं एक्शन लूंगा, क्या ये एक कोर्ट ऑफ लॉ और जो मेरा वैल्यू सिस्टम है, मेरा मोरल है, क्या इसके कोर्ट में मैं इसका जवाब डिफेंड कर सकता हूं? क्या इसका मेरे पास जवाब है, डिफेंस है? अगर ये 3 सवाल आपको लगे कि तीनों में हाँ है, तो आपका वो जवाब सही है। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को बोलना चाह रहा हूं कि हर क्वेश्चन का आंसर सही या गलत हमें नहीं पता, लेकिन सोचने का तरीका। जैसे एथिक्स में हर बार अगर आपने ये 3 सवाल आपके सामने रखा और आपको लगा कि मेरे हिसाब से मेरा जो एक्शन है ये तीनों में यस करता है, तो शायद आपका आंसर अच्छा आंसर होगा। ये मैं आपको बोलना चाह रहा था। बिल्कुल। कस्टम आणि एक्साईजचे उपायुक्त IRS अमित नायक यांच्या मुलाखतीचा भाग पहिला ऐकला. त्यांच्याशी बातचीत केली होती आकाशवाणीचे वरिष्ठ योगीराज बच्चे सर आणि मीरा खलगावकर हिने. श्रोतेहो, विषयाची व्याप्ती बघता या मुलाखतीचा उर्वरित भाग म्हणजेच भाग दुसरा उद्या म्हणजेच 22 जुलै 2023 रोजी शनिवारी युवारंग या कार्यक्रमामध्ये आम्ही प्रसारित करणार आहोत. दोबारा हमें ऑफिसर्स को चूज करना था, अलग अलग दर्जे पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका दायरा सेट करना था। तो फिर जो सबसे मेन काम है, ये सोच रहे थे कि हम ये सबसे मेन काम किसको दें। हमने बोला कि जो उस टाइम पे जिसने सबसे बड़ी गलती की थी, आप उसको दे दो। और इसके पीछे रीजनिंग ये था कि फेलियर से बड़ा कोई आपको सिखा नहीं सकता। सक्सेस में आप जरूर कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन जो एक मेजर है ये हमेशा आपको फेलियर से मिलता है। तो अगर कोई लिसनर्स है जो 2-3 बार फेल हो चुके हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं ये आपके साथ जिंदगी भर होगी। जब आप यूपीएससी क्लियर करोगे तभी भी आपके साथ होगा, और हर बार जब होगा आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। तेव्हा ऐकायला विसरू नका कस्टम आणि एक्साईजचे उपायुक्त IRS अमित नायक यांच्या मुलाखतीचा दुसरा भाग उद्या म्हणजेच शनिवारी दिनांक 22 जुलै 2023 रोजी सकाळी 9:30 वाजता आपल्या आकाशवाणीच्या रत्नागिरी केंद्रावर आणि न्यूज ऑन AIR या लाईव्ह मोबाईल ॲपवरून जगात सर्वत्र. आजच्या या मुलाखतीचा भाग पहिला तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा बरं. त्यासाठी आमचा फोन नंबर आहे 94 035 73 485. आणि हो, या मुलाखतीचा उर्वरित भाग उद्या सकाळी म्हणजेच 22 जुलै 2023 रोजी सकाळी 9:30 वाजता प्रसारित होणार आहे. परत भेटूच इंद्रधनुष्यच्या पुढच्या कार्यक्रमामध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.